नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर की 16 सीटों पर 58, झारखंड की 17 विधानसभा सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान। तीसरे दौर में उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत हुई ईवीएम में कैद। दिल्ली दुष्कर्म मामले पर राज्यसभा में गृह मंत्री का बयान, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित, लोकसभा में पेमेंट और सेटलमेंट संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। श्रीलंका में कैद 38 भारतीय मछुआरों की रिहाई पर सरकार गंभीर, लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान, श्रीलंकाई नौसेना ने की मछुआरों पर हवाई फायरिंग। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के मुद्दे पर लीमा में आम सहमति नहीं, भारत की पेरिस समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात तीसरे दौर के मतदान की। जम्मू कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों पर 58% वोट पड़े हैं, तो तीसरे दौर के मतदान के दौरान यहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर के विधानसभा चुनाव में 3 जिलों की 16 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। पहले 2 दौर की तरह इस बार भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। The overall percentage in the entire phase 3 comprising these 16 assembly constituency, so far we have recorded 58%, which was 52.13% in the year 2008 assembly elections. इस दौर में राज्य के 3 जिलों बारामूला, बड़गाम और पुलवामा की 16 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें बारामूला की 7, बड़गाम की 5, पुलवामा की 4 सीटें शामिल हैं। अलगाववादियों की धमकी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें नजर आईं। उरी, सोपोर, पुलवामा और बड़गाम में वोटरों में भारी उत्साह दिखा। सर्दी के बावजूद भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पोलिंग स्टेशन पे आए हैं। हम भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक मुकम्मल और अच्छी हुकूमत बने। हम ये कि एक्सपेक्टेशन हमारी है जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों के लिए जो उसी की तरफ तवज्जो दे। वोट एक अमानत है, ताकि एक अच्छा नुमाइंदा हम चुने और अच्छा नुमाइंदा चुन के वो हमारे जितने भी यहाँ के हमारे इस इलाके के जितने भी काम है, अनएम्प्लॉयमेंट है या दूसरे जो तरक्याती काम हैं उनमें हमारे मदद करे। हमारे यंग मैन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ये है कि हमें एक एजुकेटेड नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी रहबरी आगे अवान में कर सके और इनकी मुश्किलात को दूर कर सके। मंगलवार के मतदान के जरिए जिन 138 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला हुआ, उनमें सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर, स्वास्थ्य मंत्री ताज मुहिउद्दीन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान अनीस सोज और पीडीपी नेता जावेद मुस्तफा समेत कई दिग्गज हैं। नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो जम्मू कश्मीर में आज हुए मतदान पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चीफ ऑफ ब्यूरो ग्रेटर कश्मीर से अनिल आनंद साहब। अनिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम बार बार बात करते हैं। जब पहले दौर की बात भी हुई और दूसरे दौर का चुनाव भी हुआ था, इस दूसरे और तीसरे के दरमियान आतंकी हमले हुए और उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज में मैं कहूँ कि बहुत अच्छा इजाफा दिख रहा है। किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव के से अगर आप कंपैरिजन करें तो 6% के करीब ज़्यादा मतदान हुआ है। मुझे लगता है ये अपेक्षा तो ये थी कि जैसे पिछले दौर 2 फेजेस में 70% 71% हुआ, कहीं वहां जाके लगेगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये अच्छी परसेंटेज रही है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि नॉर्थ कश्मीर भी एक बड़ा फ्लेक्सिबल एरिया है 2 वजह से। मिलिटेंसी का प्रभाव तो साउथ कश्मीर में भी रहा, सेंट्रल कश्मीर में भी रहा। यहाँ तो एक मिलिटेंसी का जो अंदरूनी कुछ एक जो प्रभाव था वो, और एक ये सारा नॉर्थ कश्मीर बॉर्डर से लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। तो इसलिए यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज पिछली 2008 से बढ़ जाना या पिछले असेंबली चुनाव से बढ़ जाना, ये बड़ा एक अहमियत रखता है। और इस नॉर्थ कश्मीर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पे पोलिंग बिल्कुल ना के बराबर होती थी, पोलिंग बाइकआउट हो जाता था। उसमें मुख्य एक सोपुर सीट है, जो सईद अली शाह गिलानी जो हार्डलाइनर सेपरेटिस्ट है, उनका घर है वहां पे, उनका वर्चस्व है बहुत वहां पे। तो जब भी वो बाइकआउट कॉल देते तो 1% 2% पोलिंग होती थी। तो हम लोग कहीं सोच रहे थे कि शायद 2 से बढ़ के इस बार 5 हो जाए या 7 हो जाए, लेकिन वहां 22% या 23% पोलिंग हुई है, करीब 28 के आसपास, जो 28 के आसपास, 22 दोपहर तक थी। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा संकेत था। लोगों ने अपना मतदान का, उन्होंने गिलानी साहब का होम टाउन होने के बावजूद निकल के किया। ये बढ़त एक बड़ी मायना रखती है। ये बदलाव की इबारत कह सकते हैं, शुरुआत दिख रही है। हो सकता है इन अ वे, यस, लेकिन चूंकि सईद अली शाह गिलानी साहब के अपने होम टाउन में, अपने गढ़ में पोलिंग 2% से उठ के 28% हुई है, इसकी एक पॉलिटिकल अहमियत है, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में भी। और ये जो बेल्ट है, मैं कहूँ जहां पर आज वोटिंग हुई है 16 सीटों पर, पिछली बार यहाँ पर पीडीपी और जेकेएन का, मैं कहूँ एक तरीके से बंटवारा हुआ था। यही वो बेल्ट है जहां पर बीजेपी को लगता है कि शायद कुछ करे तो बेहतर परिणामों के साथ कुछ करने की हैसियत जम्मू कश्मीर में होगी। क्या वाकई आपको दिख रहा है ये बेल्ट यहाँ पर कहीं पीडीपी घुसने दे रही है, जिस तरह के मुद्दे रहे हैं? देखिए, बड़ी कांटे की टक्कर होगी। कोशिश तो बहुत है, बीजेपी, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, दे हैव पुल्ड ऑल स्टॉप्स, कि कुछ ना कुछ हो जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही एक बड़ी टाइमली रैली भी वहां पे की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ध्येय यही रहा होगा कि इस फेज में कहीं ना कहीं कुछ हम कर पाए। इसी वजह से वहां गए और स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने कहा, अच्छी हाजिरी भी थी वहां पे, लेकिन कुछ इस समय ये कह दें कि क्या हो पाएगा बीजेपी के लिए, कहना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है 23 तारीख का वेट करना होगा। और जिस तरह के कॉम्बिनेशन इस पूरे 16 सीटों में रहा है, आनंद साहब, क्या लगता है कि पिछले चुनावों से इतर अलग कुछ मुद्दे दिख रहे हैं, या कॉम्बिनेशन का मुंहबेश वही यही है? हाँ, इतना कह सकते हैं कि पिछली बार बीजेपी इतना स्ट्रांगली शायद फाइट में नहीं थी, इस बार प्रचार माध्यम या फिर जो रैलियां हैं, प्रेजेंस जरूर उसकी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात एक यही है जो आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने खुल के कश्मीर वैली में, मुस्लिम बहुल एरिया क्षेत्र है, वहां खुल के इलेक्शन लड़ा है। रिजल्ट कुछ भी हो वो उस पे बाद में तस्करा किया जा सकता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग होगी बीजेपी के लिए भी। और दूसरा, आपने मुद्दों की बात कही, एक तो बहुत मुद्दा ये रहा होगा लोगों के जहन में और है कि सैलाब जो आए, फ्लड्स जो आए, उसके बाद गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़ा रोष था कि भाई डिलीवर नहीं कर पाए, हालांकि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के खिलाफ रोष था। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत देर से निकल के बाहर आई, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो नुकसान हुआ जानी और माली, उसकी वजह से लोगों में कहीं एक भावना बड़ी स्ट्रांग है कि कहीं बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा और जब रिजल्ट आएंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हम बता दें कि झारखंड में आज जो वोटिंग हुई उसको लेकर क्या खबर है। 17 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ है, 61% से ज्यादा मतदान की खबर है। छुटपुट हिंसा यहाँ पर जरूर हुई है, लेकिन पूर्णतः शांतिपूर्ण मतदान कहा जा सकता है। इस दौर में 289 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। झारखंड में तीसरे चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में मतदाता पहुंचे। राज्य में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। रांची और रामगढ़ में दोपहर बाद मतदान की रफ्तार और बढ़ी। नौजवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाला। राज्य में इस दौर में कुल 50,16,657 को वोट डालने का अधिकार था। इसमें से 61% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। The first phase was 63.18, second phase was 66.98, and this phase till now it is 61, which may go 1 or 2%. So that was only in 3 assembly constituencies, which were to poll till 5 p.m. So the report would be coming. The final figures will be coming little late. We'll let Mr. Oja know, and I think. इस दौर में 17 में से 14 सीटें नक्सल पीड़ित इलाके की हैं। इस वजह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। गिरिडीह की धनवार में नक्सलियों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उसे नाकाम कर दिया। विधानसभा चुनाव के अवसर पर कुछ सूचना मिली थी कि इधर नक्सली का मूवमेंट है, जिस पर हम लोग आए। उसी में वो नक्सली के ओर से हम लोग पर फायर किया गया। हम लोग भी फायर किए। उन लोग कमजोर पड़ते देख अपने आप को सब भाग गए। झारखंड में 8 जिलों की जिन 17 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसमें कोडरमा की 1, हजारीबाग की 4, रामगढ़ की 2, गिरिडीह की 1, बोकारो की 2, चतरा की 1,
सरायकेला खरसवां की 1, रांची की 5 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में एक विधानसभा सीट खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं 2 सीटें कांके और सिमरिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी सभी 14 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने करीब 27,410 कर्मचारियों को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और झारखंड में इस दौर के मतदान पर बातचीत करेंगे। राय अतुल कृष्ण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अतुल जी, जिस तरीके का मतदान हुआ है और मैं कहूं कि ये एक तरीके से कांग्रेस और जेएमएम के गढ़ के तौर पर भी है, जो पिछली बार के अगर नतीजों को देखें, क्या इस बार मुद्दे और जो राजनीतिक हवा है उसमें कोई परिवर्तन किसी खास मुद्दे के चलते दिख रहा है? देखिए, जी बताएं। इस चुनाव में बेसिकली मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अब सिर्फ जो भी लोग बात करेंगे या तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है या उनके विपक्ष में है। लोकल लेवल पर मुद्दे हैं कुछ, लेकिन वो उसका जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध का ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि मताधिकार मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये बहुत बड़े प्रजातंत्र की जीत इसलिए भी है कि 2 दिसंबर से 10 दिनों के लिए माओवादियों का PGLA जो उनके गुरिल्ला आर्म है उसकी एनिवर्सरी का वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भी इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें CRPF के 13 लोग मारे गए। उसके बाद लोगों का, इतने सारे लोगों का टर्न अप होना नक्सल प्रभावित एरियाओं में, ये बड़ा एक मैसेज है। मेरे ख्याल से ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए पूरे देश में। चलिए अतुल जी, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जम्मू कश्मीर पर हमसे विस्तृत बातचीत करने के लिए, वहाँ की राजनीति को समझाने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में रेडियो कैब में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले पर आज राज्यसभा सांसदों ने चिंता जाहिर की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उबेर कैब की सेवाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। राजनाथ सिंह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाने की बात भी कही। सांसदों ने रेडियो कैब में 5 दिसंबर को हुए दुष्कर्म के मामले में चिंता जाहिर की। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने उबेर कैब पर पाबंदी के मामले में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर भी गृह मंत्री से सफाई मांगी। गडकरी ने कहा था कि कैब कंपनी पर पाबंदी समस्या का हल नहीं है। नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अगर ट्रेन में बलात्कार हो जाए तो क्या ट्रेनें बंद कर दोगे? जहाज में बलात्कार हो जाए तो क्या जहाज बंद कर दोगे? बसों में बलात्कार हो जाए तो क्या बसें बंद कर दोगे? तो यूबर को क्यों बंद किया गया? आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर कंट्री का ये बात बोल रहा है तो इसमें गृह मंत्रालय का क्या इसमें वो है? एक विभाग दूसरे विभाग का बोल रहा है, कृपया बताने का कष्ट है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुष्कर्म मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वह पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, सर्वत्र उसकी निंदा की जानी चाहिए। और साथ ही मैं अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वह हमारी सरकार वह प्रभावी कदम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने इस मामले पर सदन में विस्तृत बयान दिया, जिसके बाद सांसदों ने इस पर सरकार से सफाई मांगी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल किया कि कैब ड्राइवर इससे पहले भी जब अपराध कर चुका था तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे हासिल हुआ। गृह मंत्री ये जरूर स्पष्ट करें कि आप कैसी प्रक्रिया बनाएंगे जिससे जो भी गाड़ी है, जो भी ड्राइवर है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसकी अपराध की, और इस सारे ड्राइवर्स का, चाहे फॉरेन कंपनीज का है, चाहे हिंदुस्तान की रेडियो टैक्सी सर्विस है, एक सेंट्रल डेटा बैंक हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने 2 साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए बलात्कार मामले का जिक्र किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के निर्भया कोष के इस्तेमाल पर सरकार से सफाई मांगी। दिल्ली में कोई GPS नहीं है पब्लिक सर्विसेज के अंदर सर। और सर सबसे बड़ी बात ये इसी लड़की के बाप ने कहा, निर्भया के ने, कि ट्रायल कैसी ट्रायल, जितने भी विक्टिम्स हैं
उनके खिलाफ जो गवाही होती है दे टर्न होस्टाइल। कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सिविल सोसाइटी है, कैसे हम मर्द हैं और हमें अपने मर्द होने पर अफसोस है कि हमारे जैसे लोगों के रहते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सीपीएम सहित कई दलों के नेताओं ने दुष्कर्म के मामले पर चिंता जाहिर की और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत पर बल दिया। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इसके बाद बिहार के मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 240 करोड़ रुपए की शुरुआती खर्च का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। पेमेंट और सेटलमेंट संशोधन विधेयक को आज लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक का मकसद देश के वित्तीय बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता लाना है। इसमें रेगुलेशन कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का भी प्रावधान है। पेमेंट और सेटलमेंट संशोधन विधेयक बहस के बाद मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि इसे लेकर सरकार पर G20 देशों का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी नहीं कर सकता। Can't afford to live an isolationist existence. We can't provide a banking system which is inconsistent or a financial system which is inconsistent with global standards. So 2008, 2009, 2010 and the finalization of those standards with regard to these service providers which was finally decided in 2012 when the UPA was in power. And I find nothing wrong with it because that is how the entire financial system has to evolve. Otherwise, if we have an obsolete financial system, the world will not trust us to the level to speak on the... तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सांसदों ने कहा कि सरकार को G20 देशों के दबाव में आकर कानून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने बिल का समर्थन किया। The finance minister in a hurry to pass the bill. He has stated in the objection reasons that the G20 countries feel that the system should be introduced in this country. This act is indeed a very positive legislation for the smooth conduct of the payment system as it recognizes the concept of netting, gives finality of settlement to the transactions. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद लेन देन की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार श्रीलंका की जेलों में कैद 38 भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर भी उठा रही है। इस बीच श्रीलंकाई नौसेना ने आज तमिलनाडु के मछुआरों पर हवाई फायरिंग की। श्रीलंकाई जेलों में कैद भारतीय मछुआरों का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में उठा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मछुआरों की रिहाई प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि नौकाओं में खास जीपीएस सिस्टम लगाकर मछुआरों की सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। कि नेशनल ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं और ये इतना अच्छा सिस्टम है, अध्यक्ष जी के नौका पर ही लगा होगा ये ट्रांसपोंडर के माध्यम से और 50 किलोमीटर तक हम अपने मछुआरों को ट्रैक कर सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से जब वो हमारी समुद्री सीमा लांघेंगे तो एक सायरन बजेगा जो उनको पूर्व चेतावनी दे देगा कि अब तुम भारतीय सीमा से लांघ रहे हो, श्रीलंका के वाटर्स में वहां मत जाइए। विदेश मंत्री ने कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद AIADMK सांसद M थम्बीदुरई ने कच्चातीवू को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधेयक की मांग की। When you are doing for that, giving certain area from that Bangladesh with that Calcutta area, when you are bringing, whether you have brought such kind of bill in the parliament to give the Kacchatívu to Sri Lanka, that is I want to know. उधर कच्चातीवू समेत कई दूसरे इलाकों के नजदीक भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना ने हवाई फायरिंग की और 20 से ज्यादा जाल बर्बाद कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कोलकाता हाई कोर्ट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले में आज केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने सरकार से शीतकालीन अवकाश के बाद 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा। याचिका में नेताजी की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के मामले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। सरकार और अभिभावक संघ ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। इस बेंच ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल में उपराज्यपाल के दिशा निर्देश खारिज कर दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच के फैसले पर रोक का फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली सरकार और अभिभावक संघ ने कोर्ट के 28 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। सिंगल बेंच ने नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल की पिछले साल जारी हुई 2 अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने स्कूलों को गांगुली समिति के आधार पर एडमिशन करने को कहा था। जो हाईकोर्ट के सिंगल जज के ऑर्डर को स्टे करने की बात है, उस पर आज बहस सुनी गई और अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया है और हमें कहा है कि कल 2:15 बजे इसके ऊपर जो है अपना फैसला देंगे कि क्या हाईकोर्ट का जजमेंट स्टे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दरअसल उपराज्यपाल की गाइडलाइंस में 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छात्रों के एडमिशन को प्राथमिकता देना प्रमुख तौर पर शामिल था, लेकिन सिंगल बेंच ने कहा था कि माता पिता जहां ठीक समझें वहां एडमिशन के लिए स्वतंत्र हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के मुद्दे पर लीमा में आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही और इस मामले को लेकर दुनिया के विकासशील देशों की राय विकसित देशों से अलग है। हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन समेत विकासशील देशों के बीच पेरिस समझौते पर सहमति बनाने की बात कही है। लीमा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आम सहमति नहीं बन पा रही है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के मुद्दे पर दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आई। Some countries look at these reviews as an opportunity not just to increase confidence and transparency, but actually as an opportunity to perhaps increase the ambition in the short term. And that is what has motivated those countries. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लीमा में चल रहे जलवायु सम्मेलन के इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विकासशील देशों की चिंताएं कमोबेश एक समान हैं। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन अगले कुछ दिनों में आपसी बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मंत्री स्तरीय बातचीत में पर्यावरण मंत्री ने साल 2020 तक हर साल ग्रीन क्लाइमेट फंड में $10 अरब देने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सोमवार को भारत से कार्बन उत्सर्जन कम करने की समय सीमा घोषित करने की अपील की थी। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कर दिया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए समय सीमा तय नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को कल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कल इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को बुधवार को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 60 साल के सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तान में शिक्षा के लिए अलख जगाने वाली मलाला यूसुफजई को 11 लाख अमेरिकी डॉलर का ये पुरस्कार मिलेगा। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकार क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। The children who are made hostages, the children who are put to work as prostitutions, the children who are made child soldiers. This is a great honor for all of them. दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में और बेहतर काम करने का भरोसा दिलाया है। This Nobel Peace Prize, it seems like a pressure, but it's not pressure. It's strength and it's encouragement. I feel much stronger now that now I'm not alone. We are all together. My friends are here, Kailash Satyarthi and the Nobel Committee and the world leaders. We all are going to stand up for education and a change is coming. It gives me big hope. 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोबेल समिति ने शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इनके अलावा 11 और लोगों को कल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नासा के रोवर मिशन ने मंगल ग्रह पर पानी के सबूत मिलने का दावा किया है। क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई तस्वीरें मंगल पर अरबों साल
पहले झील होने की भी पुष्टि करती हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की नई संभावनाओं को पुख्ता किया है। मिशन क्यूरियोसिटी ने मंगल की सतह पर चट्टान पाए जाने की तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें मंगल पर पानी के अंश मिलने की पुष्टि करती हैं। नासा ने दावा किया है कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर झीलें रही होंगी। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के एक दल ने ये सबूत खोजे हैं। इनसे ये संकेत मिलते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह भी सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए उपयुक्त रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। झारखंड में आज सुबह तीसरे दौर के चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने गिरिडीह के धनवर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ के पास फायरिंग की। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झारखंड की चाईबासा जेल से आज फरार हो रहे 2 कैदी पुलिस फायरिंग में मारे गए, जबकि 13 कैदी फरार हो गए। घटना के बाद से पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कश्मीर मुद्दा हल करने की इच्छा जाहिर की है। बान की मून ने कहा है कि अगर दोनों देश मुद्दे के हल के लिए अनुरोध करते हैं तो वे इसमें सहयोग को तैयार हैं। शिवसेना ने मुंबई के विकास के लिए उच्चाधिकार समिति संबंधी सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सचेत किया है। शिवसेना ने कहा है कि मुंबई महानगर का नियंत्रण राज्य सरकार के पास ही रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के 68वें जन्मदिन पर आज उन्हें बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर संदेश में सोनिया गांधी की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक रैली की। इसके बाद उन्होंने केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फंसे पूर्व बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। क्रिकेट प्रशासक के तौर पर किनारा करने के बावजूद एन श्रीनिवासन के तमिलनाडु क्रिकेट संघ की बैठकों में भाग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतराज जताया। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ है। फ्लाइट और रेलगाड़ियां भी निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।